क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 3 का समय आ गया है। हमने बहुत ही अच्छे से कहानी को समझ लिया, सुन लिया, पढ़ लिया कि किस तरह से तूतन खामून था और उसकी मौत कितनी जल्द ही हो गई। कुछ समय बाद उसकी मम्मी को खोज लिया गया, एक बार उसका खजाना लूटा गया और बाद में उसका सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन से कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी मौत लगभग 3300 साल पहले हुई थी, बस, है ना। तो इसके बेस पर बहुत ही सिंपल सी कहानी थी भाई, कोई व्यक्ति मर गया है उसके बारे में पता लगाया है बस हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ शॉर्ट टाइप, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम इन्हें समय पर लर्न कर लोगे। हाउ डिड कार्टर्स मैन ट्रीट टूथ बॉडी व्हाइल रिमूविंग गोल्ड? कार्टर के जो आदमी थे, तुम्हें मालूम है ना हावर्ड कार्टर कौन था? हावर्ड कार्टर वो व्यक्ति था जो टूथ बॉडी को बाहर निकालता है, लेकिन सारा का सारा क्या लूट लेता है? खजाना। उसे उसके सिटी स्कैन से, उसकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो खजाना लूट कर चला गया। कार्टर के आदमियों ने, मतलब कार्टर के जो वर्कर थे, उन्होंने टूथ के शरीर के साथ क्या करा? जब वो रिमूव कर रहे थे गोल्ड, मतलब जब वो सोने का सामान, मतलब जो भी सोना था, जब वो बाहर निकाल रहे थे, तो उन्होंने टूथ के शरीर के साथ क्या करा? तो तुम्हें मालूम है ना, उन्होंने अपने लालच के चक्कर में छेनी हथौड़े से पूरा खराब कर दिया था, गोल्ड अलग करने के चक्कर में। दे रिमूव्ड द मम्मीज हेड, उन्होंने मम्मी के हेड को अलग कर दिया। एंड कट ऑफ एवरी जॉइंट, और उन्होंने हर जोड़ को काट दिया। टू रिमूव द गोल्डन एडोर्नमेंट्स, एडोर्नमेंट्स का मतलब होता है ज्वेलरी वगैरह, जेवरात, मतलब जो भी सजावट की चीजें उसने पहन रखी थी तो उसने उन सारी चीजों को जो गोल्ड से बनी हुई थी, उन सबको अलग करने के चक्कर में उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए। देन दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, और उन्होंने उसे पुनः मिलाया। रीअसेंबल्ड का मतलब होता है पुनः मिलाना, मतलब हर पार्ट को दोबारा से मिलाना। रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, सैंड की लेयर पर, मिट्टी की लेयर पर। इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में। एंड फिल्ड विद सॉफ्ट मटेरियल, और जहां जहां पर गैप हो गया था ना, उस गैप के अंदर क्या भर दिया? एक सॉफ्ट मटेरियल भर दिया। टू हाइड द डैमेज, ताकि वो जो डैमेज हुआ है, ताकि वो जो क्षति हुई है उसको दबाया जा सके। मतलब किसी को शक ना हो कि हमने कुछ चीजें इस टॉम में तोड़ दी हैं, इस मम्मी की तोड़ दी है। जैसे कि तुम्हें मालूम है छाती की हड्डी और पसली, है ना, वो उन्होंने तोड़ दी थी। तो उन्होंने उसके अंदर वो सॉफ्ट मटेरियल भर दिया ताकि जो चोट आई है उस चोट को दबाया जा सके। कोज्ड बाय चीजलिंग, चीजलिंग मतलब वो ये छेनी मारने से वो जो टूट गई थी, तो उसको दबा दिया था एक सॉफ्ट मटेरियल डालकर। व्हाट वाज द फेरो कर्स? अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए कुछ खास बातें बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, है ही हटकर थोड़ा सा। तो देखो पहले मैं क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, और फेरो तो तुम जानते हो किसकी बात हो रही है? तुत की। तो जो तुत का अभिशाप था, जो कि वो राजा था फेरो, फेरो का जो अभिशाप था वो क्या था? हु रेफर्स टू इट एंड इट व्हाट कंटेक्स्ट, और वो किसके लिए था और किस संदर्भ में था? तुम्हें याद है कि जब फेरो अच्छे खासे तरीके से दफन हुआ था, अच्छा खासा अपनी कब्र में क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। ऐसे में हावर्ड कार्टर के आदमियों ने उस पर छेनी हथौड़े मारना शुरू करा। कल्पना समझो इसको, कल्पना। तूतन खामुन तो मर गया था, उसकी डेड बॉडी थी, और वो भी हजारों साल पुरानी। ठीक है, तो ये तो कल्पना है कि अगर फेरो किसी को अभिशाप देगा तो किसको देगा? तो बताओ वो सबसे पहला अभिशाप किसको देगा? हावर्ड कार्टर को, कि मैं अच्छा खासा सोया हूं और ये आकर मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा चला रहा है, मेरा सामान लूट कर ले जा रहा है। पहला अभिशाप इसको जाता है हावर्ड कार्टर को। दूसरा अभिशाप, जब ये लोग इस तरह से भीड़ वगैरह कर रहे थे, सारा खजाना लूट रहे थे, तो अगर बाहर वॉचमैन खड़ा हुआ है, मान लो कब्र के बाहर दूर कोई वॉचमैन वगैरह, चौकीदार वगैरह खड़ा हुआ है, तो वो भी मजाक बना रहा था इसकी कब्र का, कि है भी कुछ, जोक मारते हैं इस कब्र के ऊपर, हंसते हैं। तो
तूतनखामुन का एक अभिशाप उस व्यक्ति के लिए भी है कि जो इसकी कब्र पे हंस रहे हैं, जो इसकी कब्र पे हंस रहे हैं। ठीक है, तो देखो कल्पनाएं कि अगर राजा को अभिशाप देने का मौका मिलेगा तो वो अपना अभिशाप किस किस को देगा। वो अपना अभिशाप हर उस व्यक्ति को देगा जो उस पर मजाक बना रहे हैं, जो उसको परेशान कर रहे हैं, जो उसको आराम से सोने नहीं दे रहे हैं मरने के बाद भी। समझ रहे हो ना? तो इस पर है ना कई बार एक क्वेश्चन आ गया है कि फेरो का जो कर्ज था वो किसके लिए था। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब। फेरो कर्ज वाज दैट डेथ, फेरो का जो अभिशाप था वो थी उसकी मृत्यु और मिसफॉर्च्यून, और वो दुर्भाग्य जो उसका था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वुड फॉल अपॉन दोज, वो उनको जाता है, दोज हु डिस्टर्ब हिम, जो उसको परेशान कर रहे हैं। तो कौन परेशान करता था सबसे पहले उसको? हावर्ड कार्टर है ना। तो उसका अभिशाप उन व्यक्तियों के लिए, उसकी बद्दुआ उन लोगों के लिए जो उसको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। द साइलेंट विजिटर्स आर द फर्स्ट टू रेफर इट, और वो चुप आगंतुक, पता है जब सिटी स्कैन के लिए इसको बाहर निकाला गया था, दोबारा से कब्र से बाहर निकाला गया था, तो खूब भीड़ हो गई थी अंधाधुंध। यार कौन है, क्या है, किसका शरीर निकाला जा रहा है, सिटी स्कैन किया जाएगा, ये क्या होता है? तो सबके सब लोग है ना बातें बनाने लगे थे इसके शरीर के बारे में। ऐसे नहीं होते चुप चुप करके आपस में बातें बनाना, सुनाई भी नहीं देना, आपस में गुप चुप करना, वो सब। तो उन साइलेंट विजिटर्स को इसका पहला अभिशाप जाता है जो इसका मजाक बनाने में लग रहे थे और बातें बना रहे थे। लेटर ऑन अ गार्ड जोक, और उस गार्ड के जोक पर, जो गार्ड भी इसका मजाक बना रहा था, जोक मार रहा था इसके ऊपर। When the $1 million scanner stopped functioning because of sand in a cooler fan, और पता है क्या हुआ था? जब इसका सिटी स्कैन करने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि तुम्हें मालूम है तो उसकी बॉडी कार्टर ने रेत के ऊपर लगा दी थी ना, सैंड के ऊपर सेट कर दी थी उसने दोबारा से इस बॉडी को। और जब इस बॉडी को सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया गया था तो सारी मिट्टी कूलर की वजह से उड़ गई थी और सीटी स्कैनर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। जब तुत का शरीर सीटी स्कैनर के लिए ले जाया गया था तो जितना भी रेत था ना, वो रेत जो थोड़ा बहुत चिपका रह गया था वो कूलर की हवा से सारा उड़ गया था। तो बताओ ऐसे में कितनी मुश्किल से उस मशीन ने काम करा था, तब जाके इसका सीटी स्कैन हुआ था। तो फेरो का एक अभिशाप उसको भी जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा कूलर, वो मशीन सारी खराब हो गई थी और इसके सीटी स्कैन में दिक्कत हो गई थी क्योंकि मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। लिस्ट सम ऑफ द एडोर्नमेंट्स एंड गोल्डन ऑब्जेक्ट्स ऑन तुथ बॉडी, तो कुछ वो सजावट की चीजें बताइए, वो जेवरात वगैरह बताइए जो सोने के बने हुए थे, जो तुत के शरीर पर से मिले थे जब उसको खोजा गया था। तो तुम्हें मालूम है क्या क्या मिला था? देखते हैं। प्रीशियस कॉलर, कॉलर होता है ना भाई यहाँ पर लगाने का, राजा महाराजा यहाँ पर गले में बहुत बड़ा बड़ा फंदा सा पहनकर रहते हैं, प्योर गोल्ड का बना हुआ था, कीमती था। इनलैंड नेकलेसेस, एक नेकलेस था, भाई राजा महाराजा भी पहनते, जरूरी नहीं लेडीज पहनती हैं। एंड ब्रेसलेट, और हाथों में ब्रेसलेट, ऐसा नहीं नॉर्मल ब्रेसलेट होता है उनका, यहाँ तक का बिल्कुल पूरा कवर होता है हाथ, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं होती, इतना भरा हुआ होता है। रिंग, हाथों में रिंग थी, उंगलियों में। एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स पर अंडरलाइन कर लो, इसको बोलते हैं रक्षा कवच। तुमने देखा हो राजा महाराजा पूरे पेट पर वो पहन कर रहते हैं ना कवच, साथ मतलब ब्रेस्ट पर होता है, यहाँ पर छाती पर। सेरेमोनियल एप्रेन, और एक एप्रेन जो बहुत ही कीमती था। एप्रेन तो तुम्हें मालूम है नॉर्मली खाना पकाने के लिए पहनते हैं, लेकिन राजा महाराजा नॉर्मली पहनते हैं। सैंडल्स थी भाई। शीट्स फॉर फिंगर, उंगलियां होती है, उंगलियों के ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है सोने का, पूरी लेयर बनी हुई होती है। टोज, टोज का मतलब होता है अंगूठों के लिए भी, अंगूठों पर भी कवर चढ़ा हुआ था। एंड द इनर कॉफिन, और एक अंदर कॉफिन था। एंड मास्क, और चेहरे पर क्या था? मास्क था। ऑल ऑफ देम वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी की सारी चीजें शुद्ध सोने से बनी हुई थी। हिज कॉफिन वॉज ऑफ सॉलिड गोल्ड, और उसका जो कॉफिन था वो भी ठोस सोने का था। बताओ कितना अमीर रहा होगा ये अपने समय में। जितनी भी चीजें उस कवर में से मिली थी वो सारी की सारी प्योर गोल्ड की थी। बहुत ही अच्छे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाउ हैज आर्कियोलॉजी अंडरगोन इन चेंज इन द 20th सेंचुरी। ये वही चीज है, तुम्हें याद होगा मैंने स्टोरी के बीच में बताया था, एंडिंग की स्टोरी में, कि आज की साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कितना कुछ हो चुका है ना। और दूसरी चीज, पहले क्या होता था आर्कियोलॉजी में, हम ज्यादातर किस पर ध्यान देते थे? खजाने पर, उन चीजों पर ध्यान देते थे जो हमें डेड बॉडी के साथ मिलती थी। लेकिन अब हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब हम देते हैं शरीर की बातों पर, कि शरीर मतलब इसकी मौत कैसे हुई, शरीर से जुड़ी हुई बातों पर ध्यान देते हैं, ना कि खजाने पर। द चेंज इज इन टू वेज, दो तरह से चेंज हुआ है, एक तो अप्रोच और एक टेक्निक। एक तो हमारी टेक्निक बदल गई है, आज हम इतनी बढ़िया एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो पहले के मुकाबले बहुत ही अलग है। दूसरी चीज, हमारी अप्रोच भी बदल गई है, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो भी बदल गया है। पहले हमारी सोच क्या होती थी कि खजाना कितना है, खजाना बताओ। लेकिन अब हमारी सोच है कि शरीर से जुड़े हुए तथ्यों को उजागर करें लोगों के सामने, ना कि खजाने की बातें। नाउ आर्कियोलॉजी फोकसेस लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। आज के समय में आर्कियोलॉजी केंद्रित रहती है कम खजाने पर, लेकिन ज्यादा केंद्रित होती है उस चौंकाने वाली सूचना पर। फैसिनेटिंग का मतलब होता है चौंकाने वाली, मतलब अगर हमें ऐसी डिटेल मिलती है जिससे हम चौंक जाते हैं, ऐसे कोई राज की बातें पता चलती हैं जिससे हमें चौंक जाते हैं, ठीक है, तो चौंकाने वाली डिटेल पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के जो मजेदार रहस्य थे उन पर ध्यान देते हैं। सेकेंडली, इट यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज ये है, दूसरा परिवर्तन ये है कि आज के समय में हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, हाईली एडवांस्ड हो गई है, बिल्कुल लेटेस्ट होती जा रही है दिन पे दिन।